हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन वर्किंग क्लास रोज सुबह उठकर नहा धोकर ऑफिस चले जाते थे या इन्होंने भी देश की आजादी में कोई रोल प्ले किया है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन वर्किंग क्लास को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना होगा, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स में उन लोगों को रखा जा सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे कैजुअल वर्क में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले, वेंडर्स और हॉकर्स को भी इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट माना जाएगा। दूसरी तरफ है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स और प्लांटेशन एंड माइन वर्कर्स। देखिए, जब भी कोई मास मूवमेंट होता था, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग होते थे, ये अपना काम धंधा छोड़कर तुरंत मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन ये सेम चीज फॉर्मल सेक्टर के लोगों पर अप्लाई नहीं हो सकती थी। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के पास एक हथियार था और इस हथियार का नाम था स्ट्राइक, यानी ये अपनी कंपनीज में हड़ताल कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी ज्यादातर स्ट्राइक्स जो हैं वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से होती थी, ना कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इकोनॉमिक रीजंस बेसिकली इनके पर्सनल रीजंस को कहा जा सकता है, जहां पर ये अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए या फिर वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए या फिर बोनस के लिए करते थे। तो ऐसे में सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के लिए की गई स्ट्राइक्स को ही पॉलिटिकल स्ट्राइक्स कहा जा सकता है और सिर्फ इन्हीं स्ट्राइक्स को नेशनलिस्ट मूवमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। और हिस्टोरियंस का मानना है कि हमारे देश में वर्किंग क्लास की पॉलिटिकल स्ट्राइक्स 1905 और उसके बाद के पीरियड में देखने को मिली और ये असर था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का। तो अब अगर हम लोग इंडियन वर्किंग क्लास और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बीच में एक टाइमलाइन ड्रॉ करें तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि 1905 यानी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान ही लेबर्स और नेशनलिस्ट स्ट्रगल के बीच में एक लिंक स्टेब्लिश होना शुरू हुआ था। और इस चीज का प्रभाव 1908 में भी देखा गया, जब बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में पॉलिटिकल स्ट्राइक्स होने लग गई थी। इसके बाद 1919 में कांग्रेस का सेशन हुआ अमृतसर में, जहां पर प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया। रेजोल्यूशन ये था कि कांग्रेस अब इंडिया में लेबर यूनियंस को बढ़ावा देगी और इसी के चलते 1920 में एआईटीयूसी का गठन किया गया। एआईटीयूसी यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमेटी। कांग्रेस के दो बड़े नेता जो एआईटीयूसी में इन्वॉल्व थे वो थे सीआर दास और लाला लाजपत राय। लेबर्स का साथ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। 1925 में 3.25 एक्साइज ड्यूटी जो कि इंडियन कॉटन गुड्स पे लगाई जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और ये हो पाया था वर्किंग क्लास के सपोर्ट के कारण। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्साइज ड्यूटी 1894 में लागू की थी लैंकाशायर कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और कैपिटलिस्ट क्लास लगातार इस एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रही थी। लेकिन इस एक्साइज ड्यूटी को सिर्फ तभी हटाया जा सका जब इंडियन वर्किंग क्लास ने इसके खिलाफ पॉलिटिकल स्ट्राइक्स की। तो आई होप कि अब आप लेबर यूनियंस की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। तो यही रीजन था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई थी। बट ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में सिर्फ कांग्रेस ही प्रयास कर रही थी। इनफैक्ट कम्युनिस्ट और रेवोल्यूशनरीज भी इंडियन वर्किंग क्लास को मोबिलाइज करने में लगे हुए थे। और जब बात हो रही हो कम्युनिज्म की और एम एन रॉय की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एम एन रॉय को इंडिया में कम्युनिज्म का पायनीर माना जाता है। इसके अलावा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया था, ये आइडिया भी सबसे पहली बार एम एन रॉय ने दिया था और ये आइडिया इन्होंने दिया था 1934 में। एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका रियल नाम था नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य, लेकिन हम इन्हें ज्यादातर एम एन रॉय के नाम से ही जानते हैं। एम एन रॉय कलकत्ता की रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी अनुशीलन समिति के मेंबर हुआ करते थे और 1114-15 के अराउंड जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, जहां पर यह कहा जाता है कि जर्मनी इंडियन रेवोल्यूशनरीज को जर्मन आर्म्स प्रोवाइड करा रही थी, इस कॉन्स्पिरेसी में एम एन रॉय की एक अहम भूमिका मानी जाती है। बट अनुशीलन समिति के ऊपर जब पुलिस के छापे पड़ने शुरू हुए तो पुलिस को चकमा देते हुए एम एन रॉय भागकर यूएस चले गए। ये बात है 1916 की और यही वो समय था जब एम एन रॉय का इंटरेस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में जगा। इसके बाद 1917 में एम एन रॉय मैक्सिको पहुंचे। यहाँ पहुंचकर ये मिखाइल बोरोडीन से मिले। मिखाइल बोरोडीन एक बोल्शेविक रेवोल्यूशनिस्ट थे। इनसे मिलकर एम एन रॉय के विचार कम्युनिज्म और सोशलिज्म में और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए और इसके बाद एम एन रॉय ने अपना पहला सोशलिस्ट एस्से लिखा, जो कि इन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा था। एम एन रॉय द्वारा लिखे हुए इस एस्से को मैक्सिकन प्रेसिडेंट और दूसरे लिबरल थिंकर्स ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। माना जा सकता है कि उस जमाने के हिसाब से इनका ये एस्से
वायरल हो गया था और दूर दूर के बड़े बड़े नेता इनके हस्ते के बारे में बातें करने लगे थे। और यही रीजन था जिसकी वजह से मॉस्को में होने वाली सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए एम एन रॉय को इनवाइट किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 1920 में होने वाली थी। तो इस तरह 1920 में एम एन रॉय मॉस्को पहुंचे और कहा जाता है कि लेनिन खुद इनको रिसीव करने के लिए आए थे। और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में लेनिन और एम एन रॉय के बीच में कुछ स्पिरिटेड डिबेट्स हुई थी, जहां पर इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि कॉलोनाइज कंट्रीज में कम्युनिस्ट को किस तरह की स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद एम एन रॉय 1920 में ही ताशकंद पहुंचे। ताशकंद आज की डेट में उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उस समय सोवियत रशिया का पार्ट हुआ करता था। ताशकंद पहुंचकर इन्होंने अबानी मुखर्जी, खिलाफत लीडर मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड किया। खास बात यह है कि ना सिर्फ ये इंडिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी, बल्कि अगर आज के रशिया को देखा जाए तो आज के रशिया के बाहर फॉर्म होने वाली भी ये पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो वैसे तो 1920 में ही ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन कम्युनिस्ट मूवमेंट को भारत तक पहुंचने में अभी 2 साल और लगे और कम्युनिज्म भारत में पहुंच चुका है। इसका प्रमाण हमें मिला 1923 में, जब पहली बार मद्रास में मे डे सेलिब्रेशन किया गया। ये सेलिब्रेशन 1 मई को किया जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सिंगर वेलू नाम के एक कम्युनिस्ट लीडर के नेतृत्व में हुआ था। 1922 तक ये कांग्रेस लीडर हुआ करते थे और 1922 के कांग्रेस के गया सेशन में इन्होंने कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज को क्रिटिसाइज किया था और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। एक्चुअली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट फीचर है वर्कर्स और पीजेंट्स के यूनाइटेड फ्रंट्स। और 1925 के बाद के समय में हमें इस तरह के कई सारे यूनाइटेड फ्रंट्स बनते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट लेबर स्वराज पार्टी, जो कि सिर्फ एक लेबर यूनियन थी, उसने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया और बन गई वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी इन बंगाल। ये रीस्ट्रक्चरिंग 1925-26 में हुई थी। इसके अलावा पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी फॉर्म हुई 1926 में और बॉम्बे में फॉर्म हुई वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी इन बॉम्बे, जो कि 1927 में फॉर्म हुई थी। ये तीनों पार्टीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स के यूनाइटेड फ्रंट्स के रूप में काम कर रहे थे। इन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हमें ये बताता है कि भारत में ये वो समय था जब कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत ही तेजी से फल फूल रहा था और इसका प्रभाव गिरनी कामगार के ऊपर भी पड़ा, जो कि बॉम्बे की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की यूनियन थी। ये यूनियन भी अब पूरी तरह से कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ है कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोनों की कोशिश ये है कि वर्किंग क्लास उनके इन्फ्लुएंस में काम करे, लेकिन वर्किंग क्लास का ज्यादातर रुझान कम्युनिस्टों की ओर था। और इसका एक रीजन तो ये था कि कांग्रेस ये चाहती थी कि लेबर क्लास सिर्फ वहां पर स्ट्राइक करे जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस हैं। जिन फैक्ट्रीज के मालिक भारतीय हैं उन फैक्ट्रीज में स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर मालिक किसी भी तरह का वर्कर्स के साथ अन्याय करता है तो उनके खिलाफ स्ट्राइक होनी चाहिए, चाहे मालिक इंडियन हो या फिर विदेशी। इसके अलावा वर्किंग क्लास को कम्युनिस्टों की ये बात बहुत ज्यादा पसंद थी कि अगर अपना हक लेने के लिए खून बहाना पड़े, चाहे मालिक का या अपना, तो खून बहाया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस के लिए किसी भी तरह का वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में इंडिया में जितने भी प्रदर्शन हुए थे उसमें ऐसा माना जाता है कि वर्किंग क्लास ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आपको पता है कि जगह जगह एजिटेशंस हुए थे और इन एजिटेशंस में वर्किंग क्लास ने बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि वर्किंग क्लास को साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रदर्शन करने के लिए जिस पार्टी ने भड़काया था वो पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब ये प्रायोरिटी बन गई थी कि वो किसी भी तरह से लेबर रिलेशंस और लेबर वेलफेयर को प्रमोट करे। और इसी पर्पस के लिए 1929 में एक रॉयल कमीशन अपॉइंट किया गया जिसे कहा गया विटले कमीशन। विटले कमीशन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो लेबर रिलेशंस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड और लेबर वेलफेयर को प्रमोट करने से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशंस दें, इन जनरल भी और उन सेक्टर्स के लिए भी जो कि प्लांटेशन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अब हुआ क्या कि जिस तरह साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उसी तरह विटले कमीशन जब 1929 में भारत में आए तो उनका भी विरोध हुआ और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें भी बॉयकॉट कर दिया। एक्चुअली बात यह है कि लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड 2 बिल्स पहले से ही पार्लियामेंट में पेंडिंग थे। उस समय पार्लियामेंट को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। ये 2 बिल्स थे
ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी अमेंडमेंट बिल। इन दो बिल्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्कर्स के फ्रीडम ऑफ एक्शन को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहती थी। इसके बाद वर्कर्स स्ट्राइक नहीं कर सकते थे और इसीलिए लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को व्हिटले कमीशन पर भी अब पूरी तरह से भरोसा नहीं था। जब 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दोनों बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की विजिटर्स गैलरी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी मौजूद थे, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर्स थे। इन्होंने इन बिल्स के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बीचों बीच 2 बॉम्ब्स फेंके। उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरी अंग्रेज सरकार को जगाना था। जिस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन बॉम्ब्स को फेंका गया था, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो व्हिटले कमीशन का विरोध तो हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी रिपोर्ट तो सबमिट करनी ही थी। इन्होंने 1931 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में वर्कर्स की वेजेस, वर्किंग आवर्स, इंडस्ट्रियल इश्यूज और सोशल इश्यूज की बात की। बट इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी बात कही जिसे देखकर पूरा देश अचंभित रह गया। इन्होंने कहा कि भारत में पॉवर्टी का जो रूट कॉज है, वो है इंडिया की सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। तो अगर भारत से पॉवर्टी को हटाना है, तो इंडिया की सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को हटाना होगा। ये बात इतना अचंभित करने वाली इसलिए थी क्योंकि ये सेम बात गांधी जी अपने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में कई बार कह चुके थे। तो ये थी डिटेल्स रोल ऑफ कम्युनिस्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।